हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ईवीएस का मैराथन क्लास कराने वाला हूं और यहां पर जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी प्रश्न यहां पर आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं आपको जो है मैराथन क्लास कराऊंगा जिसमें आपको आपके बीपीएससी टीचर, बीपीएससी या फिर बिहार के किसी भी वनडे एग्जाम के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। तो इस सेशन को आप लोग फुल ज़रूर देखिएगा और ये सेशन जो है आज का आपका लंबा होगा। यहाँ पर मैं आपको मैराथन क्लास एक प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें कि आपके सभी ईवीएस के अप्रॉक्स क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपके साथ एक एक करके सभी प्रश्नों को यहाँ पर डील कर लेता हूँ विद डिटेल डिस्कशन। तो जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं और बने हैं, यहाँ पर PYQ भी आपका ऐड किया गया है। PYQ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो PYQ बेस्ड क्वेश्चन होगा ये वाला भाई। इसमें PYQ भी रहेगा जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पर सभी प्रश्नों को डिटेल डिस्कशन के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द किसने दिया। तो याद रख लीजिएगा कि पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द किसने दिया है। तो बता दो किसने दिया। ईपी ऑडम या अर्नस्ट हैकेल या रामदेव मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द जो है भाई वो आपके ईपी ऑडम ने नहीं, अर्नस्ट हैकेल ने दिया है। किसने दिया है। तो अर्नस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द, जिसे कि इकोलॉजी कहा जाता है, तो इकोलॉजी शब्द या पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द किसने दिया है। तो अर्नस्ट हैकेल ने दिया है, ध्यान में रख लीजिएगा। ईपी ऑडम ने क्या इसे कहा जाता है। तो भाई ईपी ऑडम को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो ईपी ऑडम को, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक ईपी ऑडम को कहा जाता है। यूजिन पीसेंट ऑडम इस इनका फुल नेम था, ठीक है। रामदेव मिश्रा से याद रख लीजिएगा, भारत के पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक, भारत के पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक, भारत के पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक, तिथिकी विज्ञान के जनक, ठीक है। तो भारत के पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है। तो याद रख लेना है रामदेव मिश्रा को, ठीक है। तो भारत के पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है। तो रामदेव मिश्रा हो जाते हैं इसके जनक। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इकोलॉजी जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो याद रख लेना है इकोलॉजी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा इकोलॉजी होता है भाई। तो एक याद रख लीजिएगा ऑट इकोलॉजी, और एक होता है सिन इकोलॉजी, ठीक है। तो एक होता है सिन इकोलॉजी, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑट इकोलॉजी एंड दूसरा होता है सिन इकोलॉजी। तो दोनों टाइप की इकोलॉजी को आपको ध्यान में रख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, पारितंत्र शब्द किसने दिया। तो पारितंत्र दे दे या पारिस्थितिकी तंत्र दे दे, जिसे कि कहा जाता है क्या। तो इकोसिस्टम, क्या कहते हो। तो इकोसिस्टम। तो पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र, तो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। इकोसिस्टम पहले होता क्या है ये तो आपको जान लेना बेहद जरूरी है। तो भाई इकोसिस्टम होता क्या है। तो देखो, इंटरेक्शन बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इन एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो ये इकोसिस्टम आखिर शब्द किसने दिया था। तो एजी टांसले, ईपी ऑडम, कोई भी नहीं, एक से अधिक। तो वही इकोसिस्टम शब्द जो दिया था वो एजी टांसले ने दिया था। किसने दिया था। एजी टांसले ने दिया था। कब। तो 1935 में दिया था। एजी टांसले ने 1935 में पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द दिया था। ओके, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये सजीव के पहचान के लक्षण क्या क्या हैं, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लिविंग जो होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव जो होते हैं, उनके पहचान कैसे करा जाता है कि वो जीवित है या फिर लिविंग है या नहीं। तो देख लो, एक तो पहली बात यहाँ पर याद रख लेना कि जिनमें रेस्पिरेशन होगा, जिनमें रेस्पिरेशन होगा भाई वो क्या होंगे। तो हमेशा लिविंग होंगे। जिनमें रेस्पिरेशन होगा वो क्या होंगे। तो लिविंग होंगे। जिनमें सर्कुलेशन होगा, परिसंचरण होगा, वो भी क्या होंगे। तो लिविंग होंगे। क्या होंगे। तो जिनमें सर्कुलेशन होगा भाई, परिसंचरण होगा, वो भी क्या होंगे। तो वो भी लिविंग होंगे। जिनमें रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन प्रजनन होगा, वो भी लिविंग होंगे। जिनमें रिप्रोडक्शन होगा वो भी लिविंग होंगे। एंड याद रख लीजिएगा कि जिनमें जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, वृद्धि और विकास होगा, वो भी क्या होते हैं। वो भी आपके लिविंग होते हैं, जिनमें ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट होता है। जिनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो भी लिविंग होंगे। जिनमें वृद्धि और विकास रहता है भाई वो भी क्या होते हैं, तो लिविंग होते हैं। ध्यान में जरूर रख लेना है आपको। निम्नलिखित में स्वपोषी के उदाहरण है, तो भाई स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स का इनमें एग्जाम्पल कौन सा है? स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स का उदाहरण कौन सा है? और ऐसा क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, या इससे जो भी रिलेटेड अभी बताऊंगा वो पूछा जा सकता है। तो स्वपोषी के उदाहरण क्या होते हैं? तो भाई पहले तो जान लो आप लोग कि स्वपोषी होता क्या है, ऑटोट्रॉप्स होता क्या है। तो देखो सिंपल सा बात है, जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और इनके पास क्या होता है, तो इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें ही ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहते हैं। और ये अपना भोजन खुद क्यों बना लेते हैं भाई, तो इनके पास क्या होता है, तो इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल होता है, इनके पास क्लोरोफिल होता है। ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछ लेगा कि ऑटोट्रॉप्स के लक्षण कौन कौन से हैं, तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और ये अपना भोजन खुद बना लेंगे, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है भाई, इसीलिए ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब इनमें पूछा है कि स्वपोषी आपके ऑटोट्रॉप्स के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हरे पौधे, नीलहरी शैवाल जो कि ब्लू ग्रीन अलगे जो होता है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखो स्वपोषी इनमें से जो है हरा पौधा भी स्वपोषी है, ये भी अपना भोजन खुद बनाता है। नील हरित शैवाल जो है भाई ये भी अपना भोजन खुद बनाता है। तो एक से अधिक यह करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एक से अधिक। इसमें याद रख लेना भाई, और एक याद रख लेना आप लोग, कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ ऐसे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ये भी आपके स्वपोषी में आते हैं। ठीक है, एक याद रख लीजिएगा भाई, नील हरित शैवाल को ही शाइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नील हरित शैवाल को ही शाइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। शाइनो बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल ना देखिए, अगर शाइनो बैक्टीरिया भी दे दे तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। नील हरित शैवाल या साइनो बैक्टीरिया दोनों ही स्वपोषी के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को आप लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में मिश्रित पोषी के उदाहरण है। तो भाई मिश्रित पोषी का उदाहरण आपसे पूछ रखा है यहाँ पर, मिश्रित पोषी जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हो, तो मिक्सोट्रॉप्स। क्या कहते हो, तो मिक्सोट्रॉप्स। तो मिक्सोट्रॉप्स का उदाहरण कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है? युगलेना, कीटभक्षी पौधा, एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो मिश्रित पोषी का मतलब क्या होता है, तो पहले यही आप लोग याद रख लो कि मिश्रित पोषी का मतलब होता है भाई जिसमें कि स्वपोषी और परपोषी दोनों का लक्षण हो, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों का लक्षण हो, उसे ही मिश्रित पोषी कहा जाता है। स्वपोषी और परपोषी दोनों का लक्षण मौजूद हो, दोनों का लक्षण मौजूद हो, उसे ही मिश्रित पोषी कहा जाता है। तो स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स और परपोषी हेट्रोट्रॉप्स दोनों का लक्षण मौजूद हो जिसमें उसे ही हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है, मिक्सोट्रॉप्स मिश्रित पोषी कहा जाता है। ठीक है, मिक्सोट्रॉप्स कहा जाता है। इसका दोनों का लक्षण मौजूद होने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं भाई, जो एक तो पहली बात की जो अपना भोजन खुद बना ले क्लोरोफिल की मदद से, और एक ये कि दूसरे पर डिपेंड रहे, तो वो सभी क्या होते हैं, तो मिश्रित पोषी में आ जाते हैं। यहां पर पूछा है मिश्रित पोषी के उदाहरण है, तो युगलेना तो भाई मिश्रित पोषी का उदाहरण है। कीटभक्षी पौधा भी मिश्रित पोषी का उदाहरण है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, एक से अधिक यहां करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है। देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट में देख लो, अब कीटभक्षी पौधा में बहुत सारे एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नाम तो बहुत सारा आ सकता है। जो मेन नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी याद रख लीजिए कीटभक्षी पौधा का। जैसे कि एक आ जाता है आपका क्या, ड्रोसेरा, यही सब नाम आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जो नाम मैं बता दे रहा हूं ये सबको याद रख लेना है, इसी सब में से देखने को मिल जाएगा। ड्रोसेरा, डायोनिया, ये सभी क्या है, कीटभक्षी पौधे हैं। एक याद रख लीजिएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी क्या है, तो कीटभक्षी पौधा है। एक याद रख लेना भाई, नेफेंथिस भी याद रख लेना है आपको, नेफेंथिस जिसे कि घटफड़नी पौधा कहा जाता है। नेफेंथिस घटफड़नी पौधा भी इसे कहते हो, ये भी क्या है, तो मिश्रित पोषी का ही उदाहरण है। नेफेंथिस जो होता है घटफड़नी
पौधा। और ये नेफेंथिस कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो नेफेंथिस कहाँ पाया जाता है भाई? घटपर्णी पौधा भारत में जो है सबसे ज़्यादा ये मेघालय वाले रीजन में पाया जाता है। और ये एक्चुअली जो है ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, बट भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा? तो मेघालय याद रख लेना है आपको नेफेंथिस से। ठीक है, देखो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, कीटभक्षी पौधा भाई, ये सभी क्या करते हैं? कीट, कीड़ा और चूहा को खाते हैं। कीट, छोटे छोटे कीट और चूहा को क्या करते हैं? चूहा को खाते हैं। क्यों खाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। क्यों खाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है आपका जो कीटभक्षी पौधा होता है वो कीड़े और चूहों को खाता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीटभक्षी पौधा जो है कीड़े और चूहे को क्यों खाते हैं? तो याद रख लीजिएगा, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है कीटभक्षी पौधे कीड़े चूहे इन लोगों को खाते हैं। ओके, सबसे छोटा पारितंत्र है। तो भाई सबसे छोटा पारितंत्र आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर पारितंत्र पूछ रखा है, इकोसिस्टम। सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा है? पृथ्वी है, या फिर पानी का एक बूंद है, या महासागर है, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे छोटा इकोसिस्टम भाई वो पानी का एक बूंद हो जाता है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर। जो सबसे छोटा पारितंत्र इकोसिस्टम है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर है, याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी क्या है, तो भाई पृथ्वी जो है लार्जेस्ट प्रोबेबल इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा संभावित पारितंत्र है। सबसे बड़ा संभावित पारितंत्र, सबसे बड़ा संभावित पारितंत्र है, संभावित पारितंत्र है। तो सबसे बड़ा संभावित पारितंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभावित पारितंत्र याद रख लेना पृथ्वी हो जाता है। लार्जेस्ट प्रोबेबल इकोसिस्टम इज अर्थ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको याद रख लेना है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो हो जाता है वो महासागर हो जाता है। क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। अच्छा, इसको हिंदी में बता देता हूँ भाई। तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम आपसे पूछ ले कि कौन है, तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है आपका आपका क्या हो जाता है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम आपका हो जाता है वो महासागर हो जाता है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तो मोस्ट स्टेबल आपसे पूछ ले तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम महासागर जो ओशियन होते हैं वो हो जाता है। अगर सबसे छोटा इकोसिस्टम पूछ ले तो ये ड्रॉप ऑफ वाटर हो जाएगा। एंड सबसे प्रोबेबल इकोसिस्टम पूछ ले तो याद रख लीजिएगा अर्थ हो जाता है। ओके फ्रेंड, एक ये भी पॉइंट आप लोग को याद रख लेना है कि इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इकोसिस्टम जो पारितंत्र होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? तो एक याद रख लीजिएगा कि इकोसिस्टम दो टाइप के, एक होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल जो प्राकृतिक इकोसिस्टम होते हैं, और एक होते हैं आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड होते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल। तो इकोसिस्टम दो टाइप के, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र। आई होप क्लियर हो रखा होगा यहां तक आप लोगों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता का पोषक स्तर है। अच्छा, तो भाई देखो ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। यहां से क्वेश्चन देखने को आपके बीपीएससी एग्जाम में मिल सकता है, तो अच्छे से देख लेना। तो देखो प्राथमिक उपभोक्ता का पोषक स्तर पूछ रखा है यहां पर, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता का पोषक स्तर क्या है? पहला पोषण स्तर है, या दूसरा पोषण स्तर है, या तीसरा पोषण स्तर है, या चौथा पोषण स्तर है? तो देखो भाई एक चीज आप तो याद रख लो, जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक, उत्पादक, उसके बाद क्या होगा? उत्पादक के बाद आ जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद आ जाते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर जो आपके द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। एंड थर्ड याद रख लीजिएगा टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, कंज्यूमर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो आपका जो प्रोड्यूसर आता है भाई, ये प्रोड्यूसर जो है आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आता है। किस में आता है? तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या फर्स्ट पोषक स्तर में आता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आपका प्रोड्यूसर आता है। प्राइमरी कंज्यूमर जो है आपके सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आता है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आता है मतलब कि दूसरे पोषण स्तर में आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है आपके थर्ड पोषण स्तर में आता है। किस में आता है? तो थर्ड पोषण स्तर में आता है। और टर्शियरी कंज्यूमर जो है आपके फोर्थ पोषक स्तर में आता है, फोर्थ पोषक स्तर। तो यहां आपसे पूछ रखा था कि प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर की बात की गई है, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो है आपका दूसरा पोषण स्तर में आएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। दूसरा पोषण स्तर में आपका प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, याद रख लीजिएगा। ओके, निम्नलिखित
निम्नलिखित में किसका पिरामिड हमेशा सीधा होता है? सीधा, तो देखो किसका पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो सीधा में ध्यान रख लेना भाई, किसका पिरामिड। पहले तो बात आप लोग यही याद रख लो कि पिरामिड का अवधारणा किसने दिया, तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन ने जो है पिरामिड का अवधारणा दिया था। पिरामिड का अवधारणा किसने दिया, तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था, याद रख लीजिएगा। एक सेकेंड आप लोग वेट करना, मैं तुरंत आ रहा हूं। तो पिरामिड का अवधारणा किसने दिया भाई, तो पिरामिड का अवधारणा पहली बात याद रख लेना, चार्ल्स एल्टन ने दिया था, और इसे ही एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। देखो सीधा पूछ रखा है कि किसका पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड, या संख्या का पिरामिड, या जैव द्रव्य का पिरामिड, या पौधा का पिरामिड। तो देखो सीधा जो होता है भाई वो हमेशा का हमेशा जो है ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा जो है अपराइट होगा, सीधा होगा, ऑलवेज अपराइट होगा, हमेशा सीधा होगा, ठीक है। और ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि संख्या का पिरामिड क्या होगा, तो संख्या का पिरामिड जो होता है सीधा और उल्टा दोनों होता है, सीधा उल्टा दोनों होता है, सीधा उल्टा दोनों। संख्या का पिरामिड सीधा उल्टा दोनों। अगर आपसे पूछ ले भाई कि जैव द्रव्य का पिरामिड क्या होगा, तो जैव द्रव्य का भी पिरामिड सीधा उल्टा दोनों होता है, सीधा उल्टा दोनों होता है जीव द्रव्य का भी पिरामिड। अगर पौधा का पिरामिड पूछ ले, तो पौधा का पिरामिड जो होगा ये हमेशा क्या होगा, तो उल्टा होगा पौधा का पिरामिड। और ये भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बता देता हूं, यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो पौधा का पिरामिड भी क्या होगा, तो हमेशा उल्टा होगा। अगर आपसे पूछ ले वही कि ये जो घास का पिरामिड होता है, ग्रासलैंड का पिरामिड जो होता है घास के मैदान का, तो घास के मैदान का पिरामिड क्या होगा हमेशा, तो घास के मैदान का पिरामिड क्या होगा, तो हमेशा का हमेशा सीधा होगा। इसको भी ध्यान में जरूर रख लीजिएगा आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के संघटक में सबसे अधिक पाया जाता है, तो हवा के संघटक जो कंपोजिशन है एयर का उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कंपोजिशन ऑफ एयर याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से देखा गया है, टीआरई 4 में देखा जाएगा यहां से क्वेश्चन। तो हवा के संगठक में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, तो नहीं भाई, नाइट्रोजन पाया जाता है। एयर के कंपोजिशन में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, एंड ये कितना, तो 78% होता है। 78% क्या होता है, तो भाई नाइट्रोजन होता है एयर में। अगर ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ऑक्सीजन 21% होता है। आर्गन अगर देख लो तो आर्गन 0.96% अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हो, 0.96 से 1% तक आप मान के चल सकते हो, 0.96 मान के चलो भाई, 1 भी देखने को मिले तो लगा देना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो ये 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में। अगर पूछ ले आपसे कि अदर गैसेस कितने होते हैं, तो अदर गैस कितने होते हैं भाई, अन्य गैस, तो ये 0.01% को याद रख लीजिएगा। 0.01% जो होते हैं अदर गैस होते हैं, सूक्ष्म गैस होते हैं, या फिर टेरेस गैसेस आप लोग इसे कह सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि एयर में जो होता है मेन कंपोजिशन किसका होता है, वायु में मेन अगर कंपोजिशन पूछ ले कि किसका हिस्सा होता है, तो याद रख लीजिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो है एयर जो होता है मेन कंपोजिशन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वायु सबसे ज़्यादा बना हुआ है। अप्रॉक्स 99% जो है भाई ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है आपका एयर। जो हवा होता है वो 99% जो है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, ओके। निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है, तो द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के उदाहरण पूछा है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के उदाहरण कौन कौन से हैं, पैन, पीबीएन, स्मोग, या एक से अधिक। तो भाई देखो द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण तो पैन भी हैं, ठीक है, पैन भी है, पीबीएन भी है, स्मोक भी है। पैन का आप लोग फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है, तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और पीबीएन का क्या होता है, तो पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, एंड पेन का पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओके। एंड जो आपके द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पोल्यूटेंट के उदाहरण पैन भी हैं, पीबीएन भी हैं, स्मोक भी है। यहाँ पर आंसर होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर डी।
और भी द्वितीयक प्रदूषक आप लोग याद रख लो, जैसे कि अगर एसिड रेन जो अम्ल वर्षा होता है भाई, वो भी द्वितीयक प्रदूषक का ही उदाहरण है, एसिड रेन। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, जो आपका ओजोन होता है भाई, वो भी द्वितीयक प्रदूषक का ही उदाहरण होता है, ओजोन भी द्वितीयक प्रदूषक का ही उदाहरण होता है, ध्यान में जरूर रख लेना है आप लोगों को। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो अम्लीय वर्षा जो आपका एसिड रेन है उसका पीएच मान क्या है, 7.4। तो 7.4 तो वही आपके ब्लड का पीएच मान है, आपके खून का जो है पीएच मान जो है 7.4 है। और ये स्लाइटली क्या होता है, तो स्लाइटली भाई ये एसिडिक होता है। अच्छा नहीं, ये बेसिक होगा, स्लाइटली बेसिक होगा, ठीक है। क्या होगा, तो स्लाइटली क्या हो जाता है भाई, तो ये आपका क्या कहते हैं उसे, स्लाइटली ये बेसिक हो जाता है, ठीक है। स्लाइटली बेसिक हो जाएगा ये। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है भाई वो 5.6 होता है। अगर 5.6 के बराबर भी रहे या फिर उससे कम भी अगर दे तो आपका क्या होगा, वो अम्लीय वर्षा होगा। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना, तो 5.6 आप लोग मान के चलो, 5.6 इसका एक्यूरेट मान होता है। लेकिन अगर उससे कम भी रहे तो वो एसिड रेन के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। देखो अब यहां पर आपसे 7 दिया गया है, तो 7 याद रख लेना, 7 जो आपके प्योर वाटर का पीएच मान होता है। 7 किसका, तो आपका प्योर वाटर जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ध्यान में रखना है। अम्ल वर्षा का मेन रीजन क्या है भाई, तो देखो अम्ल वर्षा किसके वजह से होता है, तो याद रख लेना H2SO4 और HNO3 के वजह से जो है अम्ल वर्षा देखने को मिलता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण क्या होता है, तो अम्ल वर्षा एसिड रेन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा आपके एग्जाम में। अब देखो मैं यहाँ पर आपको पीएच स्केल के बारे में भी बता देता हूँ, पीएच स्केल के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पीएच स्केल जो है भाई वो 0 से 14 तक आपका इंडिकेट करा जाता है, 0 से 14 तक इंडिकेट करा जाता है। अगर मान लो किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। किसी भी किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू क्या है, तो 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। अगर 7 से कम है, पीएच वैल्यू 7 से कम है, पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो फिर आपका एसिडिक होगा नेचर में। पीएच वैल्यू 7 से कम है तो बेसिक एसिडिक होगा नेचर में। और पीएच वैल्यू जो है आपका 7 से अधिक है तो वो बेसिक होगा नेचर में। पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा नेचर में, और पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा नेचर में। और पीएच वैल्यू 7 है तो भाई वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। ताजमहल का पीला रंग किस वजह से है, तो देखो ताजमहल जो पीला रंग हो गया है भाई वो जल प्रदूषण की वजह से नहीं, अम्ल वर्षा की वजह से जो है ताजमहल का पीला रंग हो गया है, ताजमहल का पीला रंग हो गया है। देखो अम्लीय वर्षा की वजह से बहुत सारे आपके डिजीज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अम्लीय वर्षा से मैं कुछ यहाँ पर डिजीज बता देता हूँ आप लोग को। तो पेड़ पौधा में एक क्लोरोसिस नाम का बीमारी देखने को मिलता है, पेड़ पौधा में क्लोरोसिस नाम का बीमारी, क्लोरोसिस क्लोरोसिस बीमारी। तो पेड़ पौधा में क्लोरोसिस बीमारी अम्लीय वर्षा के कारण देखने को मिलता है। और क्लोरोसिस में क्या होता है, तो क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, क्लोरोफिल पिगमेंट की कमी हो जाती है क्लोरोसिस नामक बीमारी में, ठीक है। पेड़ पौधा में एक नेक्रोसिस नामक बीमारी भी देखने को मिलता है, नेक्रासिस। तो नेक्रासिस बीमारी भी देखने को मिलता है आपके पेड़ पौधा में। इसमें क्या हो जाता है, टिश्यू का लॉस होता है, टिश्यू की हानि, उत्तक की हानि होती है। टिश्यू का क्या होता है, तो टिश्यू का लॉस होता है, उत्तक का हानि होता है नेक्रासिस में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जंतु में जो आपके जंतु होते हैं उनमें त्वचा की समस्या भी होती है। जंतु में क्या होती है, तो स्किन का प्रॉब्लम भी हो सकता है अम्लीय वर्षा के कारण, त्वचा की समस्या भी हो सकता है अम्लीय वर्षा के कारण। इसके वजह से जो है स्किन कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है भाई, स्किन कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण स्किन कैंसर भी हो सकता है। और अम्लीय वर्षा के कारण ही जो है इमारतों के पत्थर के कैंसर या कुष्ठ का कारण बनता है। पत्थर का कैंसर या कुष्ठ का कारण भी बनता है, पत्थर का कैंसर या कुष्ठ का कारण भी बनता है आपका क्या, अम्लीय वर्षा। पत्थर का कैंसर या कुष्ठ का कारण बनता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या करता है भाई, तो मिट्टी का जो है अम्लीयता बढ़ा देता है। मिट्टी का क्या करता है, तो मिट्टी का अम्लीयता बढ़ा देता है, एसिडिटी बढ़ा देता है। क्या करता है, तो मिट्टी का अम्लीयता बढ़ा देता है,
बढ़ा देता है। तो अम्ल वर्षा क्या करता है, तो मिट्टी का अम्लीयता बढ़ा देता है, और जिससे क्या होता है, तो फर्टिलिटी उस जमीन की कम हो जाती है। और इस अम्लीयता को कम कैसे करा जाता है, तो चूना मिलाकर जो है इस अम्लीयता को कम किया जाता है, चूना मिलाकर कम करते हैं। तो अम्लीय, अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाए तो चूना मिलाया जाता है, चूना मिलाकर कम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिट्टी अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो उसे कम कैसे करेंगे, तो चूना मिलाकर उसे कम किया जाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा क्या करता है भाई, तो आपके जो जलाशय होते हैं, जलाशय का भी अम्लीयता बढ़ा देता है, जलाशय का भी अम्लीयता क्या करता है, एसिडिटी क्या करता है, एसिडिटी बढ़ा देता है, जलाशय का भी अम्लीयता बढ़ा देता है। और देखो इस अम्ल वर्षा को ही भाई, अम्ल वर्षा को ही झील का हत्यारा भी कहा जाता है, झील का हत्यारा, झील का हत्यारा। अम्लीय वर्षा को क्या कहा जाता है, तो झील का हत्यारा या झीलों का हत्यारा अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग इस बातों को। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अम्लीय वर्षा में योगदान किसका ज्यादा होता है, तो भाई याद रख लेना कि H2SO4 का योगदान ज्यादा होता है, H2SO4 का योगदान ज्यादा होता है, सॉक्स का योगदान ज्यादा होता है नॉक्स की अपेक्षा। तो सॉक्स का योगदान ज्यादा है भाई नॉक्स के आपके कंपेयर में। ठीक है, तो H2SO4 का योगदान ज्यादा होता है आपके अम्ल वर्षा में, अम्ल वर्षा में, ध्यान में रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के पादप व प्राणियों के पारिस्थितिकी संबंध का आधार है। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र के पादप व प्राणी के पारिस्थितिकी संबंध का आधार है, तो क्या वो उत्पादक है, पोषण संबंध है, ऊर्जा प्रवाह है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रख लेना भाई, उत्पादक इसका संबंध नहीं है। ठीक है, पारिस्थितिकी संबंध नहीं है, पोषण संबंध भी नहीं है, ऊर्जा प्रवाह जो होता है ये पादप व प्राणियों के बीच का जो है पारिस्थितिकी संबंध है, ऊर्जा प्रवाह। ओजोन परत की इकाई मापी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ओजोन परत की इकाई किसमें मापी जाती है, तो डेसिबल में नहीं भाई, डॉप्सन में जो है ओजोन परत की इकाई मापी जाती है, डॉप्सन में, डॉप्सन में ओजोन परत की इकाई मापी जाती है। और अगर आपसे पूछ ले कि ओजोन परत का औसत मोटाई क्या है, ओजोन परत का क्या है औसत मोटाई, आपसे औसत मोटाई, औसत मोटाई आपसे पूछा जा सकता है। तो ओजोन परत का औसत मोटाई कितना है, तो याद रख लीजिएगा 300 डॉप्सन यूनिट है। क्या है, तो 300 डॉप्सन यूनिट या 3 mm है, 300 डॉप्सन यूनिट या 3 mm जो है ओजोन परत का औसत मोटाई है। और 1 mm में जो होता है, 1 mm में 100 डॉप्सन यूनिट होता है, ध्यान में रखिएगा, 1 mm में 100 डॉप्सन यूनिट होता है, ये भी ध्यान में रख लेना है आपको। आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन ये कि ओजोन छिद्र कब माना जाता है, तो देखो ओजोन छिद्र, ओजोन डिप्लेशन कब माना जाएगा, ओजोन छिद्र, तो भाई जब आपके ओजोन परत का मोटाई 200 डॉप्सन यूनिट रह जाए। ठीक है, तो जब आपके ओजोन परत का मोटाई 200 डॉप्सन यूनिट रह जाए या 2 mm रह जाए, 2 mm रह जाए, तो उसे ही ओजोन छिद्र, ओजोन डिप्लेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट याद रख लेना है भाई कि प्रथम ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया, तो पहला ओजोन छिद्र, फर्स्ट ओजोन डिप्लेशन कहाँ देखा गया था, बताओ आप लोग, पहला ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया, तो पहला ओजोन छिद्र आपके अंटार्कटिका में देखा गया था, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में देखा गया था। कब, तो 1985 में पहला ओजोन छिद्र, अंटार्कटिका में 1985 में। दूसरा ओजोन छिद्र अगर पूछ ले कि दूसरा ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया, तो याद रख लेना कि तिब्बत में जो है दूसरा ओजोन छिद्र देखा गया था 2006 में, 2006 में। और अगर तीसरा ओजोन छिद्र पूछ ले कि थर्ड ओजोन छिद्र, ओजोन डिप्लेशन कहाँ देखा गया, तो याद रख लीजिएगा आर्कटिक में देखा गया था, आर्कटिक में देखा गया था। कब, तो 2011 में, आर्कटिक में देखा गया 2011 में। आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि ओजोन जो छिद्र होता है वो स्पष्ट कहाँ दिखता है, ओजोन छिद्र स्पष्ट कहाँ दिखता है, भाई क्लियर कहाँ दिखेगा, ओजोन छिद्र का विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर कहाँ पर होता है, तो याद रख लेना अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र जो है वो विजिबल होता है बहुत ही अच्छे ढंग से। ओजोन छिद्र अगर स्पष्ट दिखता है तो वो अंटार्कटिका पे दिखता है, अंटार्कटिका पर दिखता है। और किस मंथ में दिखता है, तो याद रख लेना है सितंबर अक्टूबर के मंथ में जो है ओजोन छिद्र क्लियर दिखता है, सितंबर अक्टूबर के मंथ में ओजोन छिद्र क्लियर दिखता है, ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को। ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक है, तो ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक कौन सा है भाई, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ओजोन परत के लिए हानिकारक जो होता है भाई वो आपका क्लोरीन हो जाता है, क्लोरीन जो है आपका ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक हो जाता है आपके ओजोन परत के लिए। अगर यहाँ पर CFC रहता तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है वो भी आपका जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक ही माना जाता है।
एक बात आप लोग ओजोन से ये रिलेटेड याद रख लेना कि ओजोन जो है भाई, वो ओजोन जो आपका अणु होता है, ओजोन कण जो होता है, वो बहुत ही दुर्लभ होता है, जो वायुमंडल के 10 मिलियन अणुओं में मात्र एक होता है। तो कितना अणुओं में मात्र एक होता है? तो 10 मिलियन अणुओं में मात्र एक ओजोन पाया जाता है। ठीक है, तो 10 मिलियन अणुओं में क्या पाया जाता है? मात्र एक पाया जाता है आपका ओजोन, मात्र एक पाया जाता है आपका ओजोन अणु। याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये बात भी याद रख लेना है कि एक क्लोरीन का जो मुक्त मूलक होता है, एक क्लोरीन का मुक्त मूलक जो है वो ओजोन के 1 लाख से अधिक अणुओं को खराब कर सकता है। तो एक क्लोरीन मतलब कि एक क्लोरीन का मुक्त मूलक जो है वो 1 लाख से अधिक अणुओं को खराब कर सकता है ओजोन के। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट याद रख लीजिएगा कि क्लोरीन का जो अणु होता है भाई, क्लोरीन का जो अणु होता है वो आपके सैकड़ों वर्ष तक वायुमंडल में रह सकता है। क्लोरीन का जो अणु होता है वो सैकड़ों वर्ष तक वायुमंडल में रह सकता है। कितने वर्षों तक? तो सैकड़ों वर्ष तक वायुमंडल में रह सकता है क्लोरीन का अणु। तो ये जो मैं तीन चार पॉइंट मैंने बताया है अभी, ये सभी को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से यही सब पूछेगा आपसे कि क्लोरीन का जो मुक्त मूलक होता है कितने वर्ष तक वायुमंडल में रहता है? तो सैकड़ों वर्ष तक रह सकता है। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा वहां पर आपसे। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक क्लोरीन मुक्त मूलक कितने ओजोन के अणुओं को खराब कर सकता है? तो एक क्लोरीन का मुक्त मूलक 1 लाख से अधिक अणुओं को खराब कर सकता है। ये पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन अणु जो होता है वो वायुमंडल के 10 मिलियन अणुओं में कितना पाया जाता है? तो मात्र एक पाया जाता है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिवस से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस भाई ये आपके कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, या फिर 5 जून को मनाया जाता है, 22 मार्च को, या फिर 22 अप्रैल को। 2 फरवरी को तो भाई ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहला जो है पर्यावरण दिवस कहाँ मनाया गया था? तो याद रख लीजिएगा, यूएसए में मनाया गया था सबसे पहले पर्यावरण दिवस। कब? तो 1974 में। तो सबसे पहले पर्यावरण दिवस यूएसए में मनाया गया, 1974 में मनाया गया, पहली बार 5 जून को मनाया गया। ठीक है, 22 मार्च को याद रख लेना भाई कि आपका जो है वाटर डे है, जल दिवस है। वाटर डे, जल दिवस आपका 22 मार्च है। और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी जो है आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है आपका ये क्या कहते हैं, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाते हैं। निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस में शामिल है, तो शामिल पूछा है ग्रीन हाउस गैस में। तो पहले तो यही याद रख लो भाई कि ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है। तो देखो, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं वो पृथ्वी से आने वाला जितना भी इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसको रोक लेता है, और जिसके वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सिंपल सा बात आप लोग को ये याद रख लेना है कि ग्रीन हाउस गैस जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को रोक लेते हैं और अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ओके, अब इसमें ग्रीन हाउस गैस में शामिल कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, मीथेन शामिल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है, या एक से अधिक। तो ग्रीन हाउस गैस में देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, मीथेन भी शामिल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी शामिल है आपका। ठीक है, तो CFC भी शामिल है। तो एक से अधिक यहाँ करेक्ट है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। और भी आप लोग को मैं यहाँ पर बता देता हूँ ग्रीन हाउस गैस में कैसे कौन कौन शामिल है, और अरेंजमेंट ऑर्डर में आपको, क्रॉनिकल ऑर्डर में मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। देखो, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को ग्रीन हाउस गैस में क्या याद रख लेना है? तो सबसे पहले याद रख लेना है कि CO2 सबसे ज़्यादा है। CO2 कितना? तो 50 से 60% आपका CO2 हो जाता है आपकी ग्रीन हाउस गैस में। उसके बाद आपका जो है CH4 है, CO2 से कम CH4 मीथेन है आपका भाई, जो कि अप्रोक्स 25% पाया जाता है आपके ग्रीन हाउस गैस में। उसके बाद याद रख लेना CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये अप्रोक्स 14% पाया जाता है आपकी ग्रीन हाउस गैस में। उसके बाद N2O है भाई, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि आपका अप्रोक्स 7% पाया जाता है। उसके बाद याद रख लीजिएगा H2O, जिसे वाष्प कहते हो, ये अप्रोक्स 1 से 5% मान के चल सकते हो आप लोग। उसके बाद याद रख लेना SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और उसके बाद याद रख लेना ओजोन,
ओजोन O3 ओजोन। तो भाई सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद CH3, उसके बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद H2O, उसके बाद SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड और उसके बाद ओजोन। तो सबसे अंत में ओजोन आता है। तो ये आपका ऑर्डर है आपके ग्रीन हाउस गैस का, और इस ऑर्डर को आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो कौन सा गैस कितना परसेंटेज है इस तरह से आपको ऑर्डर में अरेंज करने देगा, तो ऑर्डर से याद रखना है आपको। वैश्विक तापमान पृथ्वी पर कितने डिग्री औसत तापमान को नियंत्रित रखता है? तो भाई कितना डिग्री जो है मेंटेन करके रखा है आपका ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग जो है कितना डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है? -18 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस को, 12 डिग्री सेल्सियस को, या फिर कोई भी नहीं? तो देखो वैश्विक तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भाई 15 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखा है पृथ्वी पर, 15 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखा है। देखो अगर ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा ना तो पृथ्वी का तापमान जो है भाई -18 डिग्री तक चला जाएगा। अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए, ग्लोबल जो आपका वार्मिंग है वो खत्म हो जाए, तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना, तो -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। तो फिर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है भाई मेरे। तो अगर आपसे पूछा जाए दोनों प्रश्न, तो दोनों टाइप के प्रश्न आपको याद रख लेने हैं कि औसत तापमान कितना, तो 15 डिग्री सेल्सियस, और ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए तो कितना, तो -18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का आपसे इफेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। तो याद रख लीजिएगा कि ग्लेशियर जो है वो पिघल जाएंगे, जो आपके हिमनद है भाई ग्लेशियर क्या होंगे, तो पिघल जाएंगे। ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो जाएगा, याद रखिएगा। ग्लेशियर ग्लेशियर क्या होंगे, तो पिघल जाएंगे। दूसरा याद रख लीजिएगा आप लोग कि जो सी लेवल है, समुद्र का स्तर है वो बढ़ जाएगा आपका। थर्ड याद रख लीजिएगा जो आपको स्किन कैंसर है, स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। ये सभी जो मैं बोलते जा रहा हूँ ये सभी लिख लीजिए, स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। उसके बाद आपके वनस्पति का क्षरण होगा, वनस्पति का क्या होगा, तो वनस्पति का लॉस होगा भाई, लॉस ऑफ वेजिटेशन हो जाएगा, वनस्पति का क्षरण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैव विविधता की हानि हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। क्या होगा, तो जैव विविधता की हानि हो जाएगी, जैव विविधता की हानि हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। जलवायु में क्या हो जाएगा, तो परिवर्तन हो जाएगा, जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा आपके ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। ये सभी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में जल के बारे में सही है, तो भाई जल के बारे में सही क्या है इसमें से बताओ आप लोग, वाटर के बारे में सही क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल एक मिश्रण है, तो बिल्कुल सही बात है, ये H2 और O2 का भाई ये मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है जल, सही बात है। जल एक सार्वजनिक विलायक है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये जल जो है एक सार्वजनिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बिल्कुल सही बात है। जल में ज़्यादातर चीज़ घुल जाती है, बिल्कुल ये भी सही बात है, ये एक पोलर कंपाउंड है और इसमें ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, तो वो घुल जाती है जल में आपका। ठीक है, उसके बाद इसमें एक याद ये भी रख लीजिएगा कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि सभी के सभी सही हैं। एक आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा कि ये एम्फोथेरिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, तो एम्फोथेरिक इन नेचर, एम्फोथेरिक इन नेचर, एम्फोथेरिक इन नेचर होते हैं। जल क्या होते हैं, एम्फोथेरिक होते हैं नेचर में। न तो ये ज़्यादा एसिडिक और न ज़्यादा बेसिक, मतलब कि ये 50-50% दोनों रहेंगे, एसिडिक 50% और बेसिक भी 50% ये रहते हैं। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक दोनों रहते हैं, 50% एसिडिक और 50% बेसिक रहेगा आपका जल। तो इसीलिए ये क्या होता है, तो जल आपका एम्फोथेरिक इन नेचर होता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो जल की अस्थायी कठोरता। अच्छा आपसे एक प्रश्न अगर पूछ ले भाई कि जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो जल का सबसे शुद्ध रूप आपसे पूछ ले कि जो आपके वाटर होते हैं उनका सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो अगर आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक रूप से कौन सा है, प्राकृतिक रूप से कौन सा है, तो प्राकृतिक रूप से याद रख लीजिएगा कि आपके जो रेन वाटर जो है, वर्षा का जल, प्राकृतिक रूप से वो सबसे शुद्ध रूप है। अगर आपसे पूछ ले भाई कि कृत्रिम रूप से कौन सा है, कृत्रिम रूप से कौन सा है, तो कृत्रिम रूप से जो आपका आसुत जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो कृत्रिम रूप से सबसे शुद्ध जल होता है। तो दोनों शुद्ध रूप आपको याद रख लेना है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है प्राकृतिक रूप से, और कृत्रिम रूप से अगर पूछ ले, वर्ड दे दे कृत्रिम रूप, तो डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यार यहाँ पर क्या पूछा है कि जल की अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता का कारण क्या है भाई, किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो है अस्थायी कठोरता नहीं भाई, इसके वजह से क्या होगा, आपका
अस्थायी कठोरता होगा। क्या पाया जाएगा? अस्थायी कठोरता पाया जाएगा, जो कि खत्म कर दिया जा सकता है। और कैल्शियम मैग्नीशियम के फ्लोराइड और सल्फेट के कारण, तो इसके वजह से जो है आपका अस्थायी कठोरता देखने को मिलेगा। अस्थायी कठोरता जो कि इजिली खत्म नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, इजिली खत्म नहीं किया जा सकेगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता देखने को मिल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई कि अस्थायी कठोरता को खत्म कैसे किया जा सकता है, अस्थायी, और यहां पर मैं एक बता देता हूं, अस्थायी। अस्थायी, देखो, तो अस्थायी कठोरता को आप लोग खत्म कर सकते हो कैसे? तो उबालकर आप लोग इसके हार्डनेस को खत्म कर सकते हो। अस्थायी कठोरता को कैसे खत्म करोगे? तो पानी को उबाल दो, आपका अस्थायी कठोरता जो है वो खत्म हो जाएगा। अस्थायी कठोरता को आप लोग खत्म कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको आसवन विधि का प्रयोग करना होगा। आसवन, आसवन विधि, जिसे डिस्टिलेशन कहा जाता है, उस विधि का प्रयोग करोगे आप लोग अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस आप लोग यूज करोगे। रिवर्स ऑस्मोसिस का भी यूज करा जाता है अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए, रिवर्स परासरण का। उसके बाद आप लोग इसमें जो है धोने वाला सोडा का भी यूज कर सकते हो। धोने वाला सोडा का भी यूज कर सकते हो आप लोग अस्थायी कठोरता में। उसके बाद आप लोग सोडियम जियोलाइट का भी यूज कर सकते हो अस्थायी कठोरता को खत्म करने में। सोडियम जियोलाइट को भी यूज कर सकते हो अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है भाई कि सभी इंप्यूरिटीज से मुक्त जल किससे मिलता है? तो याद रख लीजिएगा, आसवन विधि से जो है, डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग जो है सभी इंप्यूरिटी से मुक्त जल पा सकते हैं, ठीक है। तो आसवन विधि से जो है सभी इंप्यूरिटी से मुक्त जल पाया जा सकता है, ध्यान में रखना है आपको। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का अर्थ है, तो देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, जलाशय में मौजूद कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए सूक्ष्म जीव द्वारा ली गई ऑक्सीजन की मात्रा। तो ये नहीं है भाई, कार्बनिक पदार्थ के विघटन के लिए सूक्ष्म जीव द्वारा ली गई घुलित ऑक्सीजन की मात्रा। तो बिल्कुल यही सही है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब यही होता है कि घुलित मात्रा में ऑक्सीजन ली गई, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन ली गई है। और जितना ज़्यादा बीओडी रहेगा, आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगा, उतना ज़्यादा समझ लीजिए कि आपका वाटर का पानी पोल्यूटेड है। तो जितना ज़्यादा बीओडी है, उतना ही ज़्यादा आपका पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूशन ज़्यादा है। मतलब सिंपल सा याद रख लेना कि ज़्यादा कचरा है, ज़्यादा कचरा है तो वहाँ पर आपका ज़्यादा बीओडी होगा। ज्यादा कचरा है तो ज्यादा बीओडी होगा। जल में निलंबित कण की सीमा क्या है? तो भाई टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात करी गई है, टीएसएस। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कितना होगा आपके जल में? देखो, इसमें 100 से 300 होगा जल में निलंबित कण, 100 से 500 होगा, 50 से 100 होगा, या कोई नहीं होगा। तो देखो, जल का निलंबित कण जो होता है भाई, कुल निलंबित कण है, वो कितना होना चाहिए कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो कोई भी पानी अगर पीने के लिए सूटेबल है, तो उसका जो आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है, टोटल पार्टिकुलेट मैटर है, वो कितना होना चाहिए, ये पूछा जाता है कि आपका जो कुल घुलित ठोस है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड है या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है, वो कितना होना चाहिए ताकि वो आपके पीने के लायक हो पानी। तो क्या वो 100 से 300 हो, 100 से 500 हो, 50 से 100 हो, या कोई नहीं? तो देखो, अगर WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 100 से 300 होना चाहिए। WHO के अकॉर्डिंग 100 से 300 होना चाहिए टोटल सस्पेंडेड सॉलिड आपके वाटर में। तो आंसर नंबर ए यहां पर करेक्ट है। आंसर नंबर ए, WHO का ही मान के चलना है। लेकिन अगर BIS का देखा जाए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का देखा जाए, तो इसके अकॉर्डिंग 100 से 500 आपका PPM होना चाहिए, ठीक है। 100 से 500 आपका PPM होना चाहिए BIS के अकॉर्डिंग। तो WHO वाला आपको आंसर मान के चलना है। तो WHO के अकॉर्डिंग 100 से 300 जो है आपका TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होना चाहिए। अगर TDS रेंज भी आपसे पूछ ले कि TDS रेंज कितना होना चाहिए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, कि कितना, कौन सा मात्रा में क्या क्या घुला हुआ है भाई, जो कि आपके पीने योग्य पानी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए करा जाता है, TDS लेवल चेक कराया जाता है। तो अगर आपका TDS जो है 100 से 300 के बीच में है, तो समझ लो वो पीने योग्य पानी है, बेस्ट पानी है आपका। और WHO के अकॉर्डिंग, अगर BIS के अकॉर्डिंग अगर 100 से 500 के बीच में भी है, तो वो पानी आपके पीने योग्य है, बेस्ट पानी है, आपको बहुत सारे डिजीज से वो बचाने के काबिल है, ठीक है। लेकिन आपको WHO वाला आंसर मान के चलना है, तो आपको ऐसे वहां एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन देगा, या 100 से 300 देगा या 100 से 500 देगा। तो एक ही ऑप्शन देगा, इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं देगा ऑप्शन। तो WHO वाला मान के चलो, 100 से 300 आपको मानना है आंसर।
विल्सन डिजीज रोग होता है। तो भाई देखो विल्सन डिजीज रोग, तो विल्सन डिजीज रोग जो है भाई ये एक हैवी मेटल से होने वाला रोग है, हैवी मेटल से होने वाला रोग है। और विल्सन डिजीज रोग जो है आपके कॉपर से देखने को मिलता है, कॉपर तांबा से विल्सन डिजीज या फिर विल्सन सिंड्रोम रोग देखने को मिलता है। कैडमियम से भाई आपका कैडमियम से इटाई इटाई या आउच आउच रोग देखने को मिलता है, इटाई इटाई या ऊच ऊच रोग, इसे ऊच ऊच भी कहा जाता है या आउच आउच भी कहा जाता है, तो ये रोग देखने को मिलता है। मरकरी से भाई, तो मरकरी से आपका मीना माता रोग देखने को मिलता है, मीना माता रोग देखने को मिलता है जो कि जापान में देखने को मिला था। और ये सभी जो आपके हेवी मेटल से होने वाले रोग हैं। आपको इस हैवी मेटल से एक बात मुझे याद आ रहा है कि बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन जैसे कि जैव आवर्धन कहा जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो बायो मैग्निफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, देखो इसमें क्या होगा कि जब जीव के शरीर में भारी धातु या कीटनाशी पदार्थ का मात्रा जो होता है एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर तक बढ़ता चला जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, तो बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। तो लिख लीजिएगा आप लोग इसको पूरा, कि जब जीव के शरीर में भारी धातु या कीटनाशु पदार्थ का मात्रा एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर तक क्या हो, तो बढ़ता चला जाए, उसे ही कहते हैं जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। तो कॉपी में लिख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो लिख लेना है आपको। सुपोषण का अर्थ होता है भाई, तो सुपोषण, तो सुपोषण का अर्थ क्या होता है बता दो आप लोग। जलाशय में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाना, तो बिल्कुल यही करेक्ट है। जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का मात्रा जलाशय में बढ़ जाए उसे ही सुपोषण या यूट्राफिकेशन कहा जाता है, यूट्राफिकेशन कहा जाता है, फिकेशन, यूट्रोफिकेशन या फिर जब सुपोषण, जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाए उसे ही यूट्रोफिकेशन या फिर सुपोषण कहा जाता है। सुपोषण का प्रभाव क्या क्या होता है, इफेक्ट आपको याद रख लेना है सुपोषण का। देखो सुपोषण की वजह से भाई जो आपका सुपोषण की वजह से क्या होगा, तो अलगी ब्लूम बढ़ जाएगा आपका, जो जलाशय में जो है अलगी ब्लूम जो है वो बढ़ जाता है, जलाशय में क्या होता है अलगी ब्लूम बढ़ जाता है। इसके वजह से जो है जलीय जीवन प्रभावित होता है, जलीय जीवन प्रभावित होता है। देखो जब ऊपर में आपका मान लो कोई भी जलाशय है भाई, तो उसका जब आपका ऊपर का लेवल अलगी ब्लूम से शैवाल ब्लूम से वो ढक जाएगा, तो जलीय जीवन तो प्रभावित होना ही है, क्योंकि जल में जो है आपका ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, क्या होगा, तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, वहां पर क्या होगा, तो प्रकाश का कमी हो जाएगा, प्रकाश का कमी हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग जो आपके जलीय जीव हैं वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या क्या आपको इफेक्ट हो जाते हैं, पहला तो अलगी ब्लूम बढ़ जाएगा, जलीय जीवन प्रभावित होगा। जब अलगी ब्लूम बढ़ जाएगा तो वो तो पूरा ढक जाएगा आपके अलगी से पूरा जलाशय, तो आपका जलीय जीवन प्रभावित होगा। और जब अलगी ब्लूम से ढका रहेगा तो उसमें लाइट नहीं जा सके, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, तो अंदर का जो आपका जीव है वो सभी आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और डेथ कर जाएंगे। ठीक है। ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो वही ध्वनि की तीव्रता अगर पूछ ले आपसे, तो ध्वनि की तीव्रता याद रख लीजिएगा। आपके इंटेंसिटी पूछ ले कि साउंड इंटेंसिटी किससे मापी जाती है, तो डेसिबल में, हर्ट्ज में, डॉप्सन में या कोई भी नहीं, तो ध्वनि तीव्रता साउंड इंटेंसिटी हमेशा डेसिबल में मापी जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में मापी जाती है, फ्रीक्वेंसी जो है आपका हर्ट्ज में मापा जाता है। आपका ओजोन लेयर ये डॉप्सन में मापा जाता है, ओजोन लेयर। ठीक है। अगर पूछ ले कि सामान्य जीवन में जो है आपका ये क्या कहते हैं हम कितना तक ये साउंड होना चाहिए, तो 45 डेसिबल तक होना चाहिए आपका सामान्य जीवन के लिए। कितना साउंड सही है, तो 45 डेसिबल तक आपका साउंड सही है। ठीक है। अगर कारखाना में पूछ ले कि कारखाना ये सब उद्योग में कितना, तो 75 डेसिबल तक आपका साउंड जो है ये कारखाना सब में आपका इंडस्ट्री सब में होना चाहिए, इंडस्ट्री सब में होना चाहिए, इतना आपके लिए सही है। इससे ज़्यादा होगा तो खतरा है आपके लिए। देखो ध्वनि प्रदूषण की वजह से क्या क्या आपके इफेक्ट पड़ सकते हैं, इफेक्ट क्या क्या है ध्वनि प्रदूषण के। देखो ध्वनि प्रदूषण की वजह से आपको सर दर्द होने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा भाई, आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगे, हार्ट के प्रॉब्लम हो जाएंगे आपको साउंड के वजह से। उसके बाद आपको इरिटेशन होने लगेगा, उलझन होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा, उलझन होने लगेगा साउंड के वजह से। बहरापन आपको हो जाएगा भाई, सुनने में कैपेबल नहीं हो पाओगे आप लोग, बहरापन हो जाएगा। आपको हाई बीपी की समस्या रहने लगेगी, आपका बीपी जो है हाई हो जाएगा, जिसे हाइपर टेंशन कहते हो, हाई बीपी हो जाएगा। आपको तनाव का समस्या हो जाएगा, तनाव में रहोगे भाई, तनाव हो जाएगा। आपको घबराहट होने लगेगा, एंजाइटी होगा, घबराहट होने लगेगा। उसके बाद आपको इंसोनिया भी हो सकता है, इंसोनिया मतलब कि नींद की कमी आपको हो जाएगी, इंसोनिया नींद की कमी होने लगेगी आपको इस सभी साउंड के वजह से। ठीक है।
एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि टेम्पोररी डिफनेस जो होता है, टेम्पोररी आपका बहरापन टेम्पोररी बहरापन कितने साउंड की वजह से होता है। तो टेम्पोररी डिफनेस आप याद रख लीजिएगा कि ये आपका अस्थाई बहरापन जब साउंड जो है 110 डेसिबल से 120 डेसिबल के बीच में रहे तो आपको टेम्पोररी डिफनेस होने का खतरा रहता है। अगर परमानेंट डिफनेस आपसे पूछ ले कि परमानेंट बहरापन कब हो सकता है, जब साउंड आपका 140 डेसिबल से ज्यादा हो जाए तो आपको परमानेंट डिफनेस हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एक देखने को मिल सकता है आपको। ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय हैं, तो ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय ग्रीन बेल्ट, ग्रीन मफलर, एक से अधिक, कोई भी नहीं। तो ग्रीन बेल्ट भी उपाय है, ग्रीन मफलर भी, मतलब एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, एक से अधिक। देखो ग्रीन बेल्ट में क्या होता है भाई, तो ग्रीन बेल्ट इंडस्ट्री के बगल में पेड़ पौधा को लगाया जाता है। ग्रीन बेल्ट में इंडस्ट्री के बगल में क्या करते हैं, तो पेड़ पौधा लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाया जाता है। तो इंडस्ट्री के बगल में जो है आपका प्लांटेशन करा जाएगा ग्रीन बेल्ट के तहत। ग्रीन मफलर में क्या करा जाता है, तो सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधा लगाया जाता है, दोनों ओर क्या करा जाता है, तो प्लांटेशन करा जाता है, सड़क के दोनों ओर प्लांटेशन करा जाता है वही आपके ग्रीन और मफलर में। ठीक है, वायु रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम कब आया, तो वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, 1981 में, 1920 में, या कोई भी नहीं। तो देखो वायु रोकथाम और प्रदूषण अधिनियम जो आया है वो 1974 में नहीं भाई, 1981 में आया है। और इसी के अंतर्गत जो है, इसी प्रदूषण के अंतर्गत जो है ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया है, ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया है, प्रदूषण भी शामिल है, इसमें भी शामिल किया गया। तो ध्वनि प्रदूषण भी इसी वायु रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम में ही शामिल है। ठीक है, अगर 1974 से देख लो तो 1974 से याद रख लेना, जल रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम, जल रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम, ये कब आया है, तो 1974 में प्रदूषण अधिनियम। तो जल रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम कब आया है, तो 1974 में आया है, ध्यान रखना है। नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, तो नवीनीकरण भाई रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से देगा आपको, इंपॉर्टेंट है, हर बार दे रहा है, इस बार भी देगा यहां से क्वेश्चन। तो देखो जो आपके नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन से, नवीनीकरण ऊर्जा को ही गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है नवीनीकरण ऊर्जा को, रिन्यूएबल सोर्स को। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, एक से अधिक। और इसमें जो क्वेश्चन देखा जाता है भाई वो मेनली एग्जाम्पल से ही आपको पूछा जाता है, इसमें पूछ लेगा आपके कि नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है या फिर अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, इस तरह से मेनली एग्जाम्पल से प्रश्न पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी है, जल ऊर्जा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है आपका, सभी के सभी जो है नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीनीकरण का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि वो कभी खत्म ना हो भाई, और खत्म अगर हो भी तो वो इजिली बनाया जा सके, उसे ही नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, सिंपल सा बात है। इसमें एग्जाम्पल आपको और याद रख लेना है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, आपका जो आपके विंड एनर्जी हो गए, जल ऊर्जा हो गए, हाइड्रो एनर्जी। अब याद रख लीजिएगा टाइडल एनर्जी भी इसका स्रोत है, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी ज्वारी ऊर्जा। एक याद रख लीजिएगा जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा। एक याद रख लीजिएगा भाई शॉर्ट फॉर्म में ओटीईसी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, ओटीईसी। उसके बाद याद रख लीजिएगा बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी जैव द्रव्य ऊर्जा, बायोमास एनर्जी जैव द्रव्य ऊर्जा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने नाम बता दिया है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सभी भी आपके नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर आपसे अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत पूछ ले, अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत पूछ ले, तो अनवीनीकरण के बारे में पहले जान लो कि ये खत्म हो जाए। ठीक है, अनवीनीकरण का मतलब हो जाता है कि ये खत्म हो जाए, और अगर खत्म हो जाए तो इसे बनने में बहुत टाइम लग जाए, इसे ही अनवीनीकरण या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और इसी को परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है, परंपरागत स्रोत। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, तो अनवीनीकरण ऊर्जा को। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो याद रख लेना फॉसिल फ्यूल इसका एग्जाम्पल है, फॉसिल फ्यूल एग्जाम्पल है, गैस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नाभिकीय ईंधन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नाभिकीय
ईंधन, ये सभी क्या है, तो आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, अनवनीकरण ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो वही सबसे बेस्ट आपसे कोयला कोल पूछ रखा है। तो पहले यही याद रख लियो कि कोयला कितने टाइप के, तो कोयला जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, कोयला 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला याद रख लेना है वही आपको क्या, तो पीट आपको याद रख लेना है, पहला कोयला पीट। दूसरा कोयला क्या याद रख लेना है, तो लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट। तीसरा कोयला क्या याद रख लेना है, तो बिटुमिनस, बिटू, बिटुमिनस, मिनस। और फोर्थ कोयला आपको याद रख लेना है वही एंथ्रासाइट, एंथ्रा, एंथ्रासाइट। तो पहला कोयला आपका पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये आपके 4 कोयला हैं, चारों टाइप आपको याद रख लेना है कोयला का। ठीक है, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो देखो अब पीट के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पीट के बारे में आपको क्या याद रख लेना है, तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पीट के बारे में। पीट में जो होता है आपका कार्बन सबसे कम है, कार्बन सबसे कम है, तो कार्बन कम है, सबसे कम अगर पूछ ले कार्बन किसमें, तो पीट में। सबसे घटिया कोयला पूछ ले तो पीट है इसमें। ठीक है, कितना कार्बन होता है, तो 40% कार्बन होता है, 40% कार्बन होता है। सबसे घटिया कोयला है यही वाला पीट है। इसमें जो आपका नमी होता है, नमी सबसे ज़्यादा होता है, नमी सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा आपके पीट में होता है। ठीक है, सबसे घटिया कोयला अगर पूछ ले तो पीट ही होता है, घटिया कोयला। लिग्नाइट से याद रख लेना, इसे भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला। और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इंडिया में लिग्नाइट कहाँ, तो इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। बिटुमिनस तो देख लो, बिटुमिनस जो होता है वो कोमल कोयला होता है, कोमल कोयला। ठीक है, कोमल कोयला कहा जाता है बिटुमिनस को। अब एंथ्रासाइट के बारे में ध्यान रख लेना कि कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन ज़्यादा। ठीक है, सबसे बेस्ट कोयला यही वाला होता है, सबसे बेस्ट कोयला, बेस्ट कोल होता है आपका एंथ्रासाइट, सबसे बढ़िया कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है। कार्बन सबसे ज़्यादा होता है इसमें, कार्बन कितना, तो 90% क्या होता है, तो 90% कार्बन होता है, 90% कार्बन होता है आपके एंथ्रासाइट में। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और याद रख लेना, नमी कम होता है इसमें, नमी आपका कम होता है। और इसे काला कोयला भी कहा जाता है, ब्लैक कोल कहते हैं, काला कोयला भी कहा जाता है, काला कोयला। ठीक है, और ये सबसे कठोर कोयला भी होता है, सबसे कठोर कोयला भी आपका एंथ्रासाइट ही होता है। तो जितने भी पॉइंट हो सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आई होप इससे बाहर तो कुछ भी देखने को आपको ना ही मिले। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भाई कोक है, हीरा है, ग्रेफाइट है, कोई भी नहीं। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है भाई आपका जो है कोक हो जाता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कोक, प्योर फॉर्म है कार्बन का। ठीक है, कोक क्या होता है, तो लाल दहकते हुए कोयलों को अचानक से ठंडा कर देना, तो हमें उससे कोक मिलता है। तो लाल दहकते हुए कोयला को जब हम लोग ठंडा कर देते हैं अचानक से, तो उससे ही हमें कोक मिलता है। और सबसे कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है कोक। ग्रेफाइट आपके पेंसिल में यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, पेंसिल में आपका क्या यूज़ किया जाता है, तो ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है, पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। हीरा जो है आपके शीशा कटिंग में यूज़ करा जाता है, शीशा काटने में हीरा का यूज़ करा जाता है, शीशा काटने में, शीशा कटिंग में। एलपीजी गैस का मुख्य गैस है, एलपीजी गैस जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पहले तो यही याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का मुख्य गैस क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसका मुख्य गैस है प्रोपेन, मीथेन, आर्गेन, कोई भी नहीं। तो भाई प्रोपेन तो है इसमें, ठीक है, मीथेन नहीं है, आर्गेन नहीं है, तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर कोई भी नहीं लगाओ। ठीक है, क्योंकि ये दो गैसों का मिक्सचर है। इसमें मेनली कौन कौन से गैस होते हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर क्या बना है, तो एलपीजी बना है। प्रोपेन C3H8 और C4H10, ये दोनों से मिलकर आपका H10 से मिलकर के आपका जो है एलपीजी गैस बना है। ठीक है,
और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी को ही आपका किचन गैस भी कहते हैं, किचन गैस, रसोई गैस या किचन गैस इसी को कहा जाता है, किचन गैस। और देखो जब भी एलपीजी लीक होता है ना भाई, तो इसमें एक गंध कारक होता है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि एलपीजी लीक हुआ है। तो लीक होने से हमें पता कौन सा गैस करवाता है, तो इथाइल मरकैप्टन, इथाइल इथाइल मर कैप्टन, या फिर इसे ही स्टेंच गैस कहते हो, स्टेंच गैस। ये क्या है आपका, तो ये एलपीजी का गंध कारक है, एलपीजी का गंध कारक है, गंध कारक। तो इथाइल मरकैप्टन या स्टेंच गैस ये एलपीजी का गंध कारक है, जिसके वजह से अगर गैस लीक होता है तो हमें पता चल जाता है कि गैस जो है वो लीक हुआ है। तो इथाइल मरकैप्टन या स्टेंच गैस ये एलपीजी का गंध कारक है, जिसके वजह से गैस लीक होने पर हमें पता चल जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। इथाइल मरकैप्टन, स्टेंच गैस, या फिर आपको एक नाम ये भी दे सकता है इथेनथॉइल, इथेनथॉइल भी आपसे दे सकता है, थॉइल। तो कुछ भी दे, तीनों में से कुछ नाम, कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आंसर लगा करके आना है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है भाई, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत से नहीं, जलवायु परिवर्तन से, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल कब किया गया, तो 1974 में, 1997 में, 74 कहता हूँ यार, 1997 में जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल आया था, क्लाइमेट चेंज से ये रिलेटेड था। भोपाल गैस त्रासदी में कितनी गैस लीक हुई, तो भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था उसमें जो गैस कितना लीक हुआ, 5 टन, 40 टन लीक हुआ था भाई। और कौन सा गैस लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, और कितना, तो 40 टन लीक हुआ था, 40 टन। गोबर गैस का मुख्य गैस है, तो गोबर गैस का याद रख लेना मुख्य गैस कौन सा है, तो गोबर गैस का मुख्य गैस आपका मीथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मीथेन गैस का मुख्य गैस होता है भाई वो मीथेन, गोबर गैस का मुख्य गैस मीथेन हो जाता है। और देखो कोई भी नेचुरल टाइप का गैस रहेगा, सभी में मेन गैस मीथेन रहे, जिसमें भी नेचुरल शब्द लगा हुआ रहेगा ना, तो वहां पे मीथेन लगा दीजिएगा आप लोग, आंसर हमेशा का हमेशा सही होगा आंसर। पाइप नेचुरल गैस है तो मीथेन हो जाएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है तो मेन गैस मीथेन हो जाएगा, गोबर गैस है, जैव गैस है, गोबर गैस को ही जैव गैस कहा जाता है, उसमें मेन गैस क्या होगा, तो मीथेन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेथेन गैस को ही भाई मार्श गैस भी कहते हैं, तो मार्श गैस किसे कहते हैं, तो मार्श गैस जो है मीथेन गैस को ही कहा जाता है, मार्श गैस। और ये मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है, तो याद रख लेना, धान का खेत से मीथेन निकलता है, गोबर से भी आपका मीथेन निकलता है, गोबर से भी मीथेन निकलता है, चौपायों के मुंह से भी मीथेन निकलता है, चौपायों के मुंह से मीथेन निकलता है, मुंह से। एक याद रखिएगा, आर्द्र भूमि स्थल से भी मीथेन निकलता है, आर्द्र भूमि स्थल से भी क्या निकलता है, तो आर्द्र भूमि स्थल से भी मीथेन निकलता है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से देगा जरूर। मीथेन को ही आपका जो है ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, ये ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि आपके हरित गृह गैस में ये शामिल है, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं इसे, ठीक है। और एक चीज़ ये याद रख लेना, जो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ ऑप्शन में दिया है, तो जो कचरा से जो दुर्गंध निकलता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। तो कचरा से जो दुर्गंध निकलता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से निकलता है, कचरा से दुर्गंध। जल गैस मिश्रण है, तो जल गैस किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई नहीं। तो देखो यहाँ जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का नहीं है भाई, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का नहीं है, ये तो आपका प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये मिश्रण है आपके जल गैस का, वाटर गैस का, ध्यान रखिएगा। गैसोहॉल मिश्रण है, तो भाई गैसोहॉल क्या है, तो गैसोहॉल एक द्रव ईंधन है, लिक्विड फ्यूल है भाई। और ये किसका मिश्रण है, पेट्रोल, एथेनॉल या बेंजीन का, ठीक है, पेट्रोल और एथेनॉल का, पेट्रोल और बेंजीन का, या फिर कोई नहीं। तो गैसोहॉल जो है भाई वो आपके पेट्रोल, एथेनॉल और बेंजीन का मिश्रण नहीं है, ये तो आपका जो है पावर अल्कोहल इसका मिश्रण है, पावर अल्कोहल का मिश्रण है, पावर अल्कोहल का मिश्रण है आपका पेट्रोल, एथेनॉल, एथेनॉल को ही इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। तो पेट्रोल, एथेनॉल और बेंजीन ये पावर अल्कोहल का मिश्रण है।
पेट्रोल और एथेनॉल जो इथाइल अल्कोहल है भाई, ये आपके गैसोहोल का मिश्रण है। गैसोहोल का मिश्रण है आपका पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल, जिसमें कि आपका 90% पेट्रोल होता है और 10% आपका एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल होता है, ध्यान में रखिएगा। वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत पहचानो, तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में भाई असंगत पहचान लीजिए, इसमें से कौन सा है। सुपोषण, अम्ल वर्षा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कोई नहीं। तो देखो वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत पहचानना है, तो वो सुपोषण जो है भाई यूट्रोफिकेशन, ये तो आपके वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। अम्ल वर्षा जो है ये आपके वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी आपके वायु से जुड़ा हुआ है। तो असंगत है आपका इसमें सुपोषण, जो आपका यूट्रोफिकेशन है ये असंगत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। निम्न में कौन सर्वाहारी है, तो सर्वाहारी ओमनीवोर पूछ रखा है आपसे। ओमनीवोर कौन सा है। ग्रास होपर तो ओमनीवोर नहीं है भाई, गिद्ध भी ओमनीवोर नहीं है, ब्लू व्हेल भी ओमनीवोर नहीं है, कॉकरोच जो है आपका ओमनीवोर है। सर्वाहारी ये ओमनीवोर हो जाता है आपका कॉकरोच, सर्वाहारी, ठीक है। नॉकनी सिंड्रोम का कारण है फ्लोराइड विषाक्तता, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, कोई नहीं। तो देखो नॉकनी सिंड्रोम, जिसमें कि भाई फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब कि फ्लोराइड का जो होता है विषाक्तता हो जाता है, ठीक है। तो फ्लोराइड विषाक्तता की वजह से आपको नॉकनी सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें कि आपका जो है ये पैर जो है वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। आपका जो पैर है भाई, आपका लेग जो है वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, यहाँ आपके घुटने के पास से बिल्कुल ही अजीब ढंग का हो जाएगा, अजीब ढंग का देखने को मिलेगा। आपका पैर जो है, आपका लेग जो है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, और ये बहुत ही गंदा बीमारी है भाई, कि आपका जो पूरा शरीर का स्ट्रक्चर ही ये खराब कर देता है। आपका ये आपका नॉकनी सिंड्रोम शरीर का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगाड़ रखता है, ये वाला नॉकनी सिंड्रोम बहुत ही गंदा बीमारी है ये। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस 22 मई, तो बिल्कुल यही करेक्ट है, 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस याद रखिएगा। 20 मार्च को गोरैया दिवस याद रख लीजिएगा, गोरैया दिवस याद रखना है आपको 20 मार्च को। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और देखो मैंने आज आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन और PYQ कराए हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस सेशन को फुल जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने सेशन लिया है, मैराथन क्लास लिया है। और आज जो है आपका EVS का पहला मैराथन क्लास हुआ है, कल मैं दूसरा मैराथन क्लास लूंगा, जिसमें कि आपका EVS जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा आपको वहीं से देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं बस एक ही क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। अगर मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए ना, तो समझ लो उसमें कि 200 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। 40 क्वेश्चन में मैंने आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो अगर समझ लो मैं यहाँ पर अगर 100 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, तो समझ लीजिए भाई कि आपका 100 से 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और सभी के सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, PYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपको एग्जाम में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये श्योर है। तो इसलिए चलिए मैं फिर आपको मिलता हूं कल किसी नेक्स्ट सेशन में, बेस्ट सेशन के साथ। और कल का भी सेशन आपका लंबा ही होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं कल। और कल का क्लास इससे भी ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो फिर मिलता हूं कल। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।